हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में गिब्स एनर्जी और ईएमएफ ऑफ द सेल के बीच में रिलेशन देखा था एंड ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन के बीच में रिलेशन देखा था। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो होपफुली सभी ने सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे एंड उन फॉर्मूलेस को क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए, तो देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन ऑफ द सेल गिवन बिलो। तो यहाँ पे सेल दिया हुआ है, तो उस सेल की सेल रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई है जिंक और कॉपर की। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए और वो फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो log base 10 KEQ इक्वल्स टू NF E नॉट सेल अपॉन 2.303 इंटू R इंटू T। ये है फॉर्मूला। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो इस वजह से हम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलेंगे एंड अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लें तो हम इस फॉर्मूले को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखो log base 10 KEQ इक्वल्स टू N इंटू E नॉट सेल अपॉन 0.059। ओके, एंड हमारे कन्वीनियंस के लिए हम इसको राउंड ऑफ करके 0.06 ले लेते हैं। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है, के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो एन की वैल्यू पता होनी चाहिए और ई नॉट सेल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें नेट सेल रिएक्शन पता होना चाहिए। तो देखो हमें सेल दिया हुआ है, तो इस सेल का नेट सेल रिएक्शन हमें बनाना आता है। ठीक है, और नेट सेल रिएक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन को ऐड करके फाइनल रिएक्शन बनाते हैं। तो ये सेल हमने बहुत बार देख रखा है। तो इसकी नेट सेल रिएक्शन क्या होती है, जिंक सॉलिड प्लस CO2 प्लस AQ तो गिव्स CO solid प्लस Zn2 प्लस AQ एंड ये प्रोसेस है रिवर्सिबल। ठीक है, तो इस रिवर्सिबल सेल रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। क्लियर? तो इस नेट सेल रिएक्शन में जो n की वैल्यू है वो कितनी आती है, 2 आती है, क्योंकि हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फिर देखो E नॉट सेल। तो E नॉट सेल निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज पता होना चाहिए एंड ये पता होना चाहिए कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। क्लियर? तो देखो E नॉट सेल निकालते हैं। E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट R ऑफ कैथोड माइनस E नॉट R ऑफ एनोड, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एंड इस सेल में कैथोड कौन है, कॉपर एंड एनोड कौन है, जिंक। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, दैट इज -0.34। फिर माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.76। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर यह आएगा 1.1 वोल्ट। क्लियर? तो E नॉट सेल आ गया हमारे पास, तो E नॉट सेल की वैल्यू आ चुकी है एंड इस फॉर्मूले में हम E नॉट सेल की वैल्यू और N की वैल्यू पुट करके फाइनली log 10 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लाएंगे। तो देखो log base 10 KEQ इक्वल्स टू 2 इंटू N की वैल्यू 2 इंटू E नॉट सेल 1.1 अपॉन 0.06, दैट इज 6 into 10 to power of -2। क्लियर? अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करके देखना, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आती है 37। क्लियर आता? एंड फिर log 10 k EQ इक्वल्स टू 37 है, तो k इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ मैथमेटिक्स लगेगा, तो यहाँ मैथमेटिक्स लगाएंगे तो 10 की पावर 37, तो k इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 की पावर ऑफ 37। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, लास्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल्स टू 3 एट 25 डिग्री सेल्सियस, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वुड बी। तो ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन pH एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, एंड अभी कौन से पोटेंशियल की बात कर रहा है वो मेंशन नहीं है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलेंगे। क्लियर? तो देखो क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन है E R ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू माइनस 0.059 इंटू pH ऑफ द सॉल्यूशन। एंड ध्यान रखना यहाँ पर सारी कंडीशंस है, मींस टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, इट मींस प्रेशर को हमें 1 atm मान के चलना है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रिलेशन बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH ये होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो इक्वल्स टू माइनस 0.059 इंटू pH कितना दिया हुआ है 3 को 70 करेंगे, तो देखो 59 इंटू 3 9 3 27 5 3 15 16 17 177। ठीक है, एंड डेसिमल 1 2 3 मीन्स 1 2 3 ये लगेगा 0.177, तो माइनस 0.177 वोल्ट इसका आंसर होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। क्लियर? तो अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम फटाफट कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हैं। ओके, चलिए तो इसको भी नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल रिएक्शन, रिएक्शन दी हुई है एंड गिवन E नॉट सेल इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये एक सेल रिएक्शन है, उस सेल रिएक्शन से हम कितना मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द पर्टिकुलर सेल रिएक्शन इज नोन एज गिव्स एनर्जी, और इनफैक्ट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी दैट इज डेल्टा G नॉट। ओके, तो हमें डेल्टा G नॉट कैलकुलेट करना है। क्लियर? एंड E नॉट सेल दिया हुआ है, तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए डेल्टा G नॉट का। तो डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो E नॉट सेल तो दिया हुआ है, F की वैल्यू भी पता है हमें, एंड N की वैल्यू क्या होगी, तो N की वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं, तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे इस में सॉल्व कर लेते हैं। कॉपर में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मींस कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन की चेंज आए, 2 इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आए, बट यहाँ पे सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1/2, दैट मींस 1/2 into 2, n की वैल्यू आ जाएगी 1/2 into 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? आता है? तो इस सिचुएशन में n की वैल्यू 1 होगी, एंड यहाँ पर ये हाफ नहीं होता और इक्वेशन ऐसी होती, ये देखो हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में, तो उस केस में यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्लियर?
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को ध्यान से निकालना होता है। अगर उसमें गड़बड़ी करोगे तो आंसर गड़बड़ आएगा। चलिए तो बस अब वैल्यूज पुट करो। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन की वैल्यू 1 इंटू 96500, ये एफ की वैल्यू फैराडे कांस्टेंट इंटू ई नॉट सेल है 1.5। क्लियर? एंड यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी किस में आएगी? जूल में आएगी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो 965 इंटू 1.5, 5 and 5 25, 6 5 30, 32, 9 5 45, 48 into 965, 5 7 14 एंड डेसिमल है यहाँ पे, तो एक डेसिमल रहेगा प्लस टू माइनस 1447.5, ये आएगा इसकी वैल्यू। ओके, तो ये हमने 965 1.5 किया है ना, ये इतना आया इंटू 100, इसको हमने बाहर सेपरेट किया था 965 इंटू 100। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो -144,750, ये जूल में आएगा आंसर। और ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? किलो जूल में दिया हुआ है। तो किलो जूल में क्या होगा? तो इंटू 10⁻³ करना होगा। तो 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 1 2 3, तो ये आएगा -144.75 किलो जूल। तो ये है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, एंड डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इट मींस इस सेल कैसा है? स्पॉन्टेनियस सेल, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, मींस हमें 144.75 किलो जूल का मैक्सिमम वर्क मिलेगा। तो आंसर कितना होगा? 144.75 किलो जूल। क्लियर? चलिए, तो इसको भी नोट कर लो आप लोग। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन, तो रिएक्शन गिवन है एंड उसका डेल्टा जी दिया हुआ है। फिर द मिनिमम ईएमएफ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3। तो देखो इस क्वेश्चन को समझो। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बाहर से कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, मींस कितना मिनिमम ईएमएफ रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो देखो हम बाहर से जब वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ब्रेक डाउन होगा। क्लियर? फिर यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, और उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए जो डेल्टा जी है वो कितनी दी हुई है? -827 किलो जूल पर मोल दी हुई है। इट मींस इस रिएक्शन से जो हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसको वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो कितना है? 827 किलो जूल पर मोल। क्लियर? तो इस रिएक्शन से हमें वर्क मिलता है 827 किलो जूल पर मोल। तो हमें इतना ही वर्क कराना पड़ेगा इसके इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि उस वर्क के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, मींस ईएमएफ लगाना पड़ेगा, वो कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ईएमएफ। तो वो रिलेशन क्या है? तो देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF E सेल। क्लियर? अब देखो डेल्टा जी हमारे पास है एंड F की वैल्यू हमें पता है, और E सेल हमें निकालना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें N की वैल्यू चाहिए। अब N की वैल्यू कैसे आएगी? तो वो इक्वेशन से आती है। तो इक्वेशन में देखो N की वैल्यू क्या होगी। तो इक्वेशन है 4/3 Al plus O2 to gives 2/3 Al2O3। तो इसके लिए आप लोग क्या करो? ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 और ऑक्सीजन की -2, ये हमें पता है। ठीक है, तो हम या तो एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं?
मीन्स एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में जो एल्यूमिनियम Al3+ में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो कैलकुलेट कर लें, या फिर ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, मीन्स या तो हम ऑक्सीडेशन हाफ के थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, या फिर रिडक्शन हाफ के थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाल लें। तो हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +3, तो पर एल्यूमिनियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है? यहाँ पर कितने का चेंज हो रहा है? 3 का चेंज हो रहा है, 0 से +3। एक एल्यूमिनियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, एक एल्यूमिनियम एटम के रिस्पेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 4/3, तो क्या करना पड़ेगा? 3 × 4/3 करना पड़ेगा, तो इससे कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये है n की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। अब हमने n की वैल्यू निकाल ली, तो बस इसमें पुट करना है और E सेल निकालना है। डेल्टा G है -827 किलो जूल, किलो मीन्स 10⁻³ इक्वल्स टू, इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा आप लोगों को। ठीक है, माइनस n की वैल्यू 4 इंटू F की वैल्यू 96500 इंटू E सेल। ठीक है, तो ये है मिनिमम EMF रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3। बस इस मैथमेटिक्स को फिर सॉल्व करोगे और E सेल की वैल्यू निकाल दोगे, निकाल के देखना कितना आता है। क्लियर? तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? चलिए उसको नोट कर लो। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर, फिर इक्वेशंस दी हुई है Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव Cu+ एंड Cu++ इलेक्ट्रॉन टू गिव Cu are 0.15 volt and 0.5 volt respectively. The value of E0 Cu2+ less Cu will be, फिर ऑप्शन है। तो देखो ये क्वेश्चन न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है उसको समझना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो देखो हमें गिवन है Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन से हमें मिल रहा है Cu+, और इस इलेक्ट्रोड प्रोसेस के रिस्पेक्ट में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है कितना? 0.15 वोल्ट। क्लियर? फिर हमें दूसरी इक्वेशन दी हुई है Cu++ इलेक्ट्रॉन टू गिव्स Cu, और इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है 0.50 वोल्ट। क्लियर? एंड हमें निकालना है Cu2+ से Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट मीन्स Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव Cu। एक्चुअली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि Cu2+ से Cu+ आ रहा है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसको करेक्ट कर लो। Cu2++ इलेक्ट्रॉन टू गिव Cu+ एंड Cu++ इलेक्ट्रॉन टू गिव Cu एंड Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव Cu। ओके, तो हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे, और वो लॉजिक क्या काम आएगा? दैट इज डेल्टा G का। ठीक है, तो देखो जिस तरीके से एक नेट सेल रिएक्शन का डेल्टा G डिफाइंड होता है, मींस गिब्स एनर्जी डिफाइंड होती है, सिमिलरली एक हाफ रिएक्शन का मींस एक सिंगल इलेक्ट्रोड प्रोसेस का भी डेल्टा G डिफाइंड होगा। ओके, जैसे कि देखो ये एक इलेक्ट्रोड प्रोसेस है, मींस एक रिएक्शन है जो कि रिडक्शन की रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन की भी कुछ ना कुछ गिब्स एनर्जी होगी। क्लियर? तो इस रिएक्शन की जो गिब्स एनर्जी है उसको हम डेल्टा G से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंड इस इलेक्ट्रोड प्रोसेस के डेल्टा G और उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होगा। अब वो रिलेशन वही होगा जो हमने पहले डिस्कस किया, दैट इज डेल्टा G इक्वल्स टू NFE। NFE सेट करते थे, यहाँ पे NFE0 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा G0 लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो डेल्टा G0 इक्वल्स टू N
माइनस लगा देते हैं साइन, माइनस एन एफ ई नॉट, तो ई नॉट सेल की जगह सिंपली ई नॉट लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस इक्वेशन का रिलेशन डेल्टा जी नॉट और ई नॉट के बीच में। क्लियर? चलिए, एंड ये है इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर देखो सिमिलरली हम इस इक्वेशन की भी ले सकते हैं। इस इक्वेशन का भी डेल्टा जी नॉट और ई नॉट के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। दैट इज डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। ओके, और ये डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस, अब देखो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है? 1 है, तो यहाँ पर 1 इंटू एफ को एफ ई रहने दो, फिर ई नॉट कितना है? 0.15 इंटू 0.15। ओके, तो यहाँ पे इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वैल्यू 1, एफ ई नॉट 0.5। ये हो गया इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट। तो हमारे पास दो रिएक्शन है जिनका डेल्टा जी नॉट पता है। थर्ड रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट हम निकाल सकते हैं क्लास 11 के थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो याद होगा आप लोगों को। तो अगर हमें ये वाली इक्वेशन लेकर आनी है तो ये इक्वेशन हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से किस तरह लेके आएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों इक्वेशन को क्या कर दें हम? प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये सपोज करो सेकंड इक्वेशन है, तो हम इस इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा? हमें नेट इक्वेशन क्या मिलेगी? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव्स Cu, क्योंकि Cu प्लस और Cu प्लस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें फाइनली क्या कौन सी इक्वेशन मिली? ये वाली इक्वेशन मिली, और ये इक्वेशन वही इक्वेशन जिसको हमें लेकर आना था। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन हमने किस तरीके से ऑब्टेन की? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने डायरेक्टली ऐड किया है, तो उनकी जो डेल्टा जी नॉट है वो भी क्या होंगे? ऐड होंगे। ये हमें क्लास 11 में पढ़ रखा है। क्लियर? तो इस इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। ठीक है, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू, अब डेल्टा जी नॉट 1 की वैल्यू है माइनस 0.15 एफ, फिर प्लस डेल्टा जी नॉट 2 की वैल्यू माइनस 0.5 एफ। ओके, और ये इक्वल होगा इसके डेल्टा जी नॉट के, और इसका डेल्टा जी नॉट क्या होगा? इस इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट क्या होगा? माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 इंटू एफ, और इसका ई नॉट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको E3 मान लो, इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं। ठीक है, 1 2 और ये 3। क्लियर? तो ये इक्वल्स टू क्या आएगा? अब देखो नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसे यहां पे अपन ने सॉल्व कर लिया इसको, तो माइनस 2f ई नॉट 3। अब जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो, तो इसको कैंसिल करेंगे, ये एफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों एड अप होंगे, तो ये आएगा माइनस 0.15 प्लस 0.5, 0.65 आएगा, ये माइनस 0.65, एंड तो यहाँ पे माइनस 0.65 इक्वल्स टू माइनस 2 ई नॉट 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, माइनस माइनस कैंसर, तो माइनस 0.65/2, तो ये कितना आ जाएगा? 0.3, तो यहाँ पे 2 फिर 5, 0.325, तो ई नॉट 3 कितना आ रहा है? 0.325, तो ये होगा आंसर। समझ गए? तो देखो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया। तो हमें 2 इलेक्ट्रोड प्रोसेस दिए हुए थे और उन इलेक्ट्रोड प्रोसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दी हुई थी। हमें थर्ड इलेक्ट्रोड प्रोसेस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना था।
तो हमने क्या किया, उन इलेक्ट्रोड प्रोसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उसके गिब्स एनर्जी से रिलेट किया और गिब्स एनर्जी से रिलेट करके हमने थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है, मैं ऐसा मान लो ना कि मान लो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं है, हमें ये दो इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है और इस इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम इस तरीके से निकालते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड करते हैं जिससे उनकी जो डेल्टा जी नॉट है वो भी ऐड अप हो जाती है, जिससे बाय डिफॉल्ट इस इक्वेशन की डेल्टा जी नॉट आती है। ठीक है, चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्लियर, नोट कर लो इसको भी। अब देखो इस क्वेश्चन को, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो हमें यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड प्रोसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं एंड इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। तो दो इक्वेशंस तो दी हुई है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव्स Cu एंड इसका E नॉट है 0.337 वोल्ट एंड इस प्रोसेस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर n कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस का डेल्टा जी नॉट कितना हुआ, माइनस n f E नॉट। क्लियर, फिर नेक्स्ट इक्वेशन Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन आप लोग बना के देखो और देखो क्या आंसर आता है, Cu प्लस। ओके, एंड जिसको समझ में ना आया वो एक बार और देख लो इसको, है ना, और जो समझ गया वो बना के देखो क्वेश्चन को। इसका E नॉट है 0.153 एंड इसकी n की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसके डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस n f E नॉट। क्लियर, हमें क्या निकालना है, E नॉट Cu प्लस स्लैश Cu, इस इक्वेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। Cu प्लस इलेक्ट्रॉन टू गिव्स Cu, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, एंड इसमें n की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसका डेल्टा जी नॉट कितना होगा, माइनस 1 f E नॉट, जिसको 1 2 1 2 3, ठीक है, इसको n1 n2 n3 कर लेते हैं। ठीक है, ये डेल्टा जी नॉट 3। चलिए, तो हमारे पास दो इक्वेशन है जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए, थर्ड प्रोसेस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो देखो अब ये इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से किस तरीके से मिलेगी। तो हम देखो यहाँ पे Cu प्लस लेफ्ट साइड में है और इस इक्वेशन में Cu प्लस राइट साइड में है। तो हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन से सेपरेट इसको सेपरेट करेंगे इस इक्वेशन से। तो ये अगर फर्स्ट इक्वेशन है और ये अगर सेकेंड इक्वेशन, तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, 1 माइनस 2। ठीक है, तो लगा के देखते हैं। तो Cu2 प्लस माइनस Cu2 प्लस कैंसल, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया रिएक्टेंट साइड के। फिर Cu माइनस Cu प्लस, तो Cu प्लस इस तरफ आ जाएगा। तो हो गई हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, 1 माइनस 2। तो डेल्टा जी नॉट 3 भी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2।
1 माइनस 2। क्लियर? फिर डेल्टा जी नॉट 1 कितना है, इसको कहां पर याद करते हैं, माइनस 2 इंटू 0.337, फिर माइनस डेल्टा जी नॉट 2 कितना है, माइनस यहाँ एफ भी आएगा 0.153 एफ। ओके, तो मैथ पास हो जाएगा और किसके ऊपर होगा, डेल्टा जी नॉट 3। डेल्टा जी नॉट 3 मीन्स माइनस एफ इंटू ई नॉट 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग आसानी से ई नॉट 3 की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको भी नोट कर लो आप लोग। ओके, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को शॉर्ट में ECS से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर? अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। तो अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड प्रोसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करके हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर लें, मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें जो सीरीज मिलेगी वो सीरीज कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझो, सिंपल से एग्जांपल के थ्रू। लेट्स सपोज हमारे पास A, B, C 3 एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हमने मेजर कर ली है। एंड लेट्स सपोज A के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इस तरीके से है, E नॉट A2 प्लस स्लैश A, एंड इसकी वैल्यू है माइनस 1.5 वोल्ट। फिर एलिमेंट B के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो इस तरीके से है, E नॉट B प्लस स्लैश B इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट। एंड C के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो इस तरीके से है, E नॉट C3 प्लस स्लैश C इक्वल्स टू माइनस 0.5 वोल्ट। ऐसे है वैल्यूज। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर लें, मींस या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उस अरेंजमेंट से जो हमें सीरीज मिलेगी वो सीरीज कहलाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेट्स सपोज हम इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस बढ़ता क्रम, तो सबसे छोटी वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू। तो तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो वो है माइनस 1.5 वोल्ट। तो सबसे पहले कौन आएगा सीरीज में, A आएगा। फिर अगला कौन आएगा, तो माइनस 1.5 से ज्यादा वैल्यू माइनस 0.5 दैट इज C आएगा। फिर C के बाद कौन आएगा, B आएगा। ठीक है, एंड A के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड प्रोसेस है वो क्या होगा, तो वो होगा A2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव A, और इसके साइड में उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी, और वो कितनी है, माइनस 1.5 वोल्ट। C के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड प्रोसेस है वो क्या होगा, तो देखो C के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड प्रोसेस, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, C3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव C, एंड इसकी वैल्यू है माइनस 0.5 वोल्ट। एंड B के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड प्रोसेस होगा वो क्या होगा, B प्लस इलेक्ट्रॉन्स टू गिव B, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज 0.5।
तो ये हमने क्या किया, इन तीनों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड प्रोसेस के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज है, उन वैल्यूज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको लाइन से अरेंज कर लिया। तो ये जो अरेंजमेंट मिली हमें, इस अरेंजमेंट जो सीरीज मिल रही है वो सीरीज क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाएगी, जो हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है उसका। ठीक है, चलिए तो अगर हम डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तो वो क्या है, देखो arrangement of different elements or species in increasing or decreasing order of the electrode potential of their electrode process is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर स्पीसीज के इलेक्ट्रोड प्रोसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। क्लियर? तो ये डेफिनेशन नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो क्या है। ओके, चलिए उसको नोट कर लो आप लोग। ओके, तो देखो ये है एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, मींस एनसीईआरटी में यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है। क्लियर? एंड ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फ्लोरीन से स्टार्ट हुई है और लिथियम पे एंड हुई है। ठीक है, मींस इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले फ्लोरीन की इक्वेशन है, फिर कोबाल्ट 3+ की इक्वेशन, फिर HO2 की इक्वेशन, फिर उस तरीके से नीचे आते जा रही है। फिर देखो यहाँ पर इस साइड में Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव्स कॉपर वाली इक्वेशन, फिर इस इक्वेशन के नीचे आएगी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, दैट इज 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव्स H2। क्लियर? ये सीरीज कंटिन्यूअसली है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, और यहां पे जाके एंड होगी। क्लियर यहां तक? चलिए फिर देखो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिफरेंट इलेक्ट्रोड प्रोसेस गिवन है एंड उन इलेक्ट्रोड प्रोसेस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज भी गिवन है। दिख रहा है साफ साफ सभी को? अब देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोड प्रोसेस कैसे प्रोसेस है, मींस वो रिडक्शन प्रोसेस है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो साफ साफ दिख रहा है ये सारे के सारे प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि सभी में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। इट मींस ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज है वो कौन से पोटेंशियल की वैल्यू है, तो वो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज। एंड कौन सी कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में, मींस P0। ये सारी की सारी वैल्यूज कौन सी वैल्यूज हो गई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज। क्लियर? अब देखो ये इन वैल्यूज का ऑर्डर देखो, इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज का ऑर्डर देखो टॉप टू बॉटम, मींस ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट वैल्यू देखो 2.87, फिर उसके नीचे 1.81, फिर उसके नीचे 1.78, तो वैल्यूज क्या दिख रही है आप लोगों को, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है। क्लियर? तो इट मींस ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनी हुई है। क्लियर? तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किसकी है, फ्लोरीन की है, और वो कितनी है 2.87, और जो सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है किसकी है, लिथियम की है, वो कितनी है -3.05 वोल्ट। क्लियर है तक? चलिए फिर देखो यहाँ पे इस सीरीज में आप लोगों को जो लेफ्ट साइड में सीरीज है उस सीरीज के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज है वो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, एंड जो राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज है वो सारी की सारी नेगेटिव है। ठीक है?
एंड यहाँ पे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 एज्यूम किया ही जाता है। क्लियर? चलिए अब देखो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज पॉजिटिव है एंड कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन कैसे लिया जाता है? तो इस तरीके से लिया जाता है कि जिन इलेक्ट्रोड प्रोसेस में सब्सटेंस के रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी से ज्यादा होती है, उन इलेक्ट्रोड प्रोसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एंड जिन इलेक्ट्रोड प्रोसेस में सब्सटेंस के मींस स्पीसीज के रिड्यूस होने की टेंडेंसी H+ आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी से कम होती है, तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या एप्लीकेशन होती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर ऑफ द स्पीसीज। मींस हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से सब्सटेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे है तो उसको देखो। तो देखो यहाँ पे इस सीरीज में सारे के सारे प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस है एंड उन रिडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है। क्लियर? मींस यहाँ पर सब्सटेंस की रिड्यूस होने की टेंडेंसी की पावर बताई गई है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिस सब्सटेंस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उस सब्सटेंस के रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि देखो अगर हम बात करें Ag+ के रिड्यूस होने की टेंडेंसी और Cu+ के रिड्यूस होने की टेंडेंसी, तो इन दोनों स्पीसी में किसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है? तो हम उसे किससे पता लगाएंगे? वैल्यू से पता लगाएंगे, E0 की वैल्यू से पता लगाएंगे। तो जिसके E0 की वैल्यू ज्यादा होगी उस स्पीसी के रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। ध्यान समझ में आया? तो इट मींस यहाँ पे Ag+ की रिड्यूस होने की टेंडेंसी के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0.8 है और Cu+ की रिड्यूस होने की टेंडेंसी के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0.52 है। तो ज्यादा वैल्यू किसकी है? Ag+ की है। इट मींस Ag+ Cu+ के रिस्पेक्ट में या फिर उसके रिलेटिव में ज्यादा आसानी से रिड्यूस हो पाएगा। इट मींस Ag+ की रिड्यूस होने की टेंडेंसी Cu+ से ज्यादा है। क्लियर है तक? अब देखो हम इसके थ्रू कैसे पता लगाएंगे कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर और किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। तो पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, मींस सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और खुद को रिड्यूस करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो जो सब्सटेंस खुद को जितनी आसानी से रिड्यूस कर पाएगा वो सब्सटेंस उतना ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इट मींस जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उस सब्सटेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। यहां तक समझ में आया सभी को? फिर से समझो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना मींस सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेना, और सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो जिस सब्सटेंस की खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उस सब्सटेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर है? तो देखो अब ये बताओ Ag+ और Cu+ इन दोनों में से कौन से आयन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी? तो ऑब्वियस सी बात है जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो हम किस तरह पता लगाएंगे कि किस सब्सटेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है? तो हम विद द हेल्प ऑफ E0 वैल्यू पता लगाएंगे। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए अब देखो इसका जस्ट अपोजिट मींस हाउ टू कंपेयर द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द स्पीसीज। मींस हम डिफरेंट सब्सटेंस की रिड्यूसिंग पावर को किस तरीके से कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए लॉजिक क्या बनेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। रिड्यूसिंग पावर मींस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी, मींस सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, मींस सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी।
क्लियर? तो जो स्पीसी सामने वाले को जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो स्पीसी उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहां तक क्लियर? अब देखो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। इट मींस हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस सब्सटेंस के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अच्छी होगी उस सब्सटेंस की रिड्यूसिंग पावर भी अच्छी होगी। यहां तक क्लियर सभी को? तो हम उसके लिए क्या देखेंगे? तो देखो इसको आप लोग इन एग्जांपल समझो। जैसे देखो Mg2++2 इलेक्ट्रॉन टू गिव्स Mg। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -2.36 एंड Ca2++2 इलेक्ट्रॉन टू गिव्स Ca। तो इसके इस इलेक्ट्रोड प्रोसेस की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -2.87। क्लियर? तो ये तो रिडक्शन इक्वेशन है, मींस रिड्यूस होने की टेंडेंसी को बता रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें, मींस इस डायरेक्शन में, मींस मैग्नीशियम से Mg2+, कैल्शियम से Ca2+, तो उस सेंस में देखोगे तो वो सेंस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग सेंस कहलाएगा, मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो वो जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। अब देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हेल्प से भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, मींस कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मींस किसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जिसके ऑक्सीडेशन, ये देखो ये अभी किस में कन्वर्ट हो चुका है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुका है। तो जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस स्पीसी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उस स्पीसी के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जिस स्पीसी के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इट मींस वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। यहां तक क्लियर? तो दोनों के केस में अगर कंपेयर करें हम, तो दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? कैल्शियम का, दैट इज 2.87। क्लियर है? तक it means calcium is better reducing agent than magnesium. Clear है यहाँ तक? And in terms of reduction potential, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग नोट भी करते चलो, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनते जा रहे हो समझते जा रहे हो, नोट भी करना है, हो सकता है आगे जाके आप लोग भूल जाओ। क्लियर है यहाँ तक? चलो, एंड ये सीरीज भी आप लोग नोट कर लेना। तो ये सीरीज पहले आप लोग नोट करो, फिर बताता हूं आप लोग आगे। ओके, नोट कर लिए? चलिए, तो फाइनली समराइज करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन को कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। क्लियर? एंड फिर इस बात का ध्यान रखना कि जब हम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं, तो किसी इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड में स्पीसी है उसके ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं। लेट्स सपोज हम इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में हम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की जब बात की जाएगी तो Ag+ion की ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात की जाएगी। क्लियर? एंड जब रिड्यूसिंग पावर की बात की जाएगी तो इक्वेशन में जो राइट साइड में स्पीसी है उस स्पीसी के रिड्यूसिंग पावर की बात की जाएगी। क्लियर है तक? तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, चलिए, तो अब ये बताओ कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। तो जिस स्पीसी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाईएस्ट होगी वो स्पीसी सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की? तो वो है फ्लोरीन की। तो इट मींस फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां तक क्लियर सभी को? अब देखो, अगर हमें पता करना हो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है तो हम कहा जाएंगे? मिनिमम वैल्यू पे जाएंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सबसे लोवेस्ट वैल्यू पे जाएंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसकी है? वो है लिथियम की, और वो कितनी है? -3.05। तो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? लिथियम होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना
हम अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड में है उसकी बात कर रहे हैं, और जब रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन में जो राइट साइड में है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखो अगली एप्लीकेशन। तो अगली एप्लीकेशन है टू प्रेडिक्ट द एनोड और कैथोड ऑफ द गैल्वेनिक सेल। मींस किसी गैल्वेनिक सेल में कौन बनेगा एनोड और कौन बनेगा कैथोड। तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो कैसे? तो देखो हमने पहले डिस्कस किया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो बनता है कैथोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो बनता है एनोड। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये है दूसरी एप्लीकेशन। ओके, तो लेट्स सपोज हमें सिल्वर और कॉपर को इलेक्ट्रोड लेकर क्या बनाना है? एक गैल्वेनिक सेल बनाना है। तो हम किसको बनाएंगे एनोड और किसको बनाएंगे कैथोड? तो सिंपली हम जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे कि सिल्वर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है और कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। तो जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो बनेगा कैथोड, और जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो बनेगा एनोड। तो यहाँ पे देखो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है? सिल्वर की है। इट मींस सिल्वर क्या बनेगा? कैथोड बनेगा। क्लियर? एंड कॉपर क्या बनेगा? एनोड बनेगा। तो जब हम सिल्वर और कॉपर को इलेक्ट्रोड की तरह ट्रीट करके गैल्वेनिक सेल बनाए तो उस गैल्वेनिक सेल में सिल्वर होगा कैथोड और कॉपर होगा एनोड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये भी इसका एप्लीकेशन है, एनोड और कैथोड का पता चला। ठीक है, ओके। अब देखो अगर हमें किसी गैल्वेनिक सेल में एनोड पता है और कैथोड पता है, और उस एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता है और कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता है। क्लियर? तो पता कैसे लगी? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आसानी से पता लगा सकते हैं। अब जब हमें कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता है और एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो हम गैल्वेनिक सेल के ई नॉट सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये है थर्ड एप्लीकेशन, मींस नेक्स्ट एप्लीकेशन। और वो एप्लीकेशन क्या है? टू डिटरमाइन द ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल के लिए हमें जो कैथोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए और जो एनोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए। और वो हम किससे पता लगा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां तक क्लियर सभी को? तो ये थी थर्ड एप्लीकेशन। क्लियर? एंड एक और बात, आप लोग को किसी बुक में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिथियम से स्टार्ट होती हुई नजर आ सकती है और फ्लोरीन पे एंड होती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सीरीज बनाई जाती है किसी बुक में। क्लियर? एंड एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज बनाई गई है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? अब देखो अगली एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन फोर्थ है टू प्रेडिक्ट द feasibility of redox reaction। ओके, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से किसी रेडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बता सकते हैं। फिजिबिलिटी मींस रिएक्शन के होने की चांसेस, रिएक्शन के होने की चांसेस है कि नहीं है, वो हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब वो कैसे? तो उसको देखो। लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन है इस तरीके की, Mg प्लस Ca2 प्लस टू गिव्स Ca प्लस Mg2 प्लस। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन दिख रही है आप लोगों को। तो इस रेडॉक्स रिएक्शन में हमें ये बताना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप हो सकती है कि नहीं हो सकती। मींस ये रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं अगली एप्लीकेशन को, टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? मींस ये बताना कि कोई रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। क्लियर? तो देखो, तो उसका पता कैसे लगाएंगे हम, उसको समझो। तो यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे हमें चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कैल्शियम का यहाँ पे +2, यहाँ पे कैल्शियम का 0, यहाँ पे मैग्नीशियम का +2। तो मैग्नीशियम देखो 0 से गया
+2 पे इसका हुआ ऑक्सीडेशन और Ca2 प्लस का यहाँ पर हुआ रिडक्शन। क्लियर? मीन्स मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैग्नीशियम वाला पोर्शन किसके अंदर आएगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर आएगा। इट मीन्स मैग्नीशियम क्या बनेगा? इस सेल रिएक्शन, इसको हम अगर सेल रिएक्शन मान लें कि एक गैल्वेनिक सेल में ये रिएक्शन हो रही है, तो उस सेल रिएक्शन में मैग्नीशियम किसकी तरह एक्ट करेगा? एनोड की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्लियर? फिर देखो कैल्शियम वाले पोर्शन में हो रहा है रिडक्शन, इट मींस कैल्शियम क्या बनेगा? कैथोड बनेगा। ठीक है? अब अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उस सिचुएशन में उसका ई नॉट सेल वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, अगर ये स्पॉन्टेनियस है। एंड ई नॉट सेल हम कैसे निकालते हैं? ई नॉट आर ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आर ऑफ एनोड। क्लियर? एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किससे पता लगाएंगे? विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कैथोड कौन है? यहाँ पर कैल्शियम है, तो कैल्शियम का ई नॉट देखो कितना है? -2.87। ओके, फिर माइनस एनोड कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम है -2.36। अब जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। अभी नेगेटिव आई, इट मीन्स ये रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, मीन्स ये रिएक्शन अपने आप पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया? एक रेडॉक्स रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को पता लगाया विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये है अगली एप्लीकेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और हम इसको डायरेक्टली लॉजिकली बना सकते हैं। अभी हमने सीखा था कि जिस सब्सटेंस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है उस सब्सटेंस के आयन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, मींस जो लेफ्ट साइड में होता है। और मोस्ट ऑफ द केस में लेफ्ट साइड में कौन है? आयन्स है। ठीक है? एंड जिस सब्सटेंस की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है उस सब्सटेंस के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक है? तो यहां पे देखो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। तो यहां पर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इट मींस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और जो कैल्शियम आयन है वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इट मींस ये यहां पे ये उल्टा हो गया। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मींस यहां पर मैग्नीशियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और कैल्शियम आयन का रिडक्शन हो रहा है, इट मींस ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर? तो क्या कैल्शियम वाला पोर्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा और मैग्नीशियम वाला पोर्शन रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा? तो उसका भी पता कैसे लगाएंगे हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दोनों में से किसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है? तो मैग्नीशियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है। मींस जो मैग्नीशियम आयन है वो क्या करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करना चाहिए। क्लियर? और जो कैल्शियम है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करना चाहिए, जबकि यहां पर उल्टा हो रहा है। ठीक है? तो हम उसको लॉजिकली पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। और अगर इस पे अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि रेडॉक्स रिएक्शन को देखो। रेडॉक्स रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है पता लगा लो, फिर उसकी हेल्प से एनोड और कैथोड का पता लगा लो। फिर एनोड और कैथोड का पता लगाने के बाद हम क्या निकाल लें? उस रिएक्शन का हम क्या निकाल लें? ई नॉट सेल निकाल लें। और ई नॉट सेल निकालने के बाद अगर वो पॉजिटिव आया इट मींस रिएक्शन फिजिबल है, मींस स्पॉन्टेनियस है। और अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आ रहा है इट मींस वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है आता? चलिए, तो इसको भी नोट करो आप लोग। ओके, तो ये थी अगली एप्लीकेशन। अब देखो अगली एप्लीकेशन नंबर 5, टू प्रेडिक्ट whether a metal can
release hydrogen gas from dilute acidic solution। मीन्स किसी एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ये है डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन, उस डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो पाएगी कि नहीं अगर हम कोई मेटल इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो फिर से देखो कि किसी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम मेटल इंट्रोड्यूस कराएं तो उस एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कि नहीं इसका हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब वो कैसे? तो वो इस तरीके से कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं इट मींस हम रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ठीक है, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो मेटल एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? वो मेटल जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो मेटल एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाता है। ठीक है, अब वो क्यों? तो वो इस वजह से क्योंकि इसमें जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से होती है। ये देखो, मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? H+ आयन को मिलेंगे। अब जब H+ आयन को मिलेंगे तो वो क्या किसमें कन्वर्ट होगा? हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली उस मेटल ने अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया तो वो दूसरे H+ के पास जाएगा, दूसरे H+ के पास गया और वो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होकर H2 गैस में कन्वर्ट होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखो मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी अच्छी होनी चाहिए, और मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी अच्छी होनी चाहिए मींस रिड्यूसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। अब रिड्यूसिंग पावर अच्छी कब होती है? जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है, मींस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब नेगेटिव होगा तो उस मेटल के द्वारा एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस आसानी से रिलीज की जाएगी। क्लियर? ये भी हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, चलिए तो इसको भी नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर फॉलोइंग हाफ रिएक्शन आर गिवन। यहाँ पे कुछ हाफ रिएक्शंस गिवन है एंड उन रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है। फिर पूछ रहा है कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो देखो हमें बताना है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट पता लगाने के लिए हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मिनिमम वैल्यू देखते हैं। तो इनमें से कौन से रिएक्शन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम दी हुई है उसको हम चेक करेंगे। तो देखो इन वैल्यूज को आप ऑब्जर्व करें तो सबसे कम वैल्यू ये वाली है -0.762। इट मींस इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में जो राइट साइड में स्पीसी होगा वो स्पीसी सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आंसर क्या होगा? जिंक। तो देखो आंसर क्या है? जिंक। क्लियर? चलिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, नोट कर लो इसको भी। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है the E naught M3+/M2+ values for chromium, manganese, iron, cobalt are -0.41, 1.57, 0.77 and 1.97 volt respectively. For which one of these metals the change in oxidation state from +2 to +3 will be easiest? तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट, इन चारों मेटल में से कौन से मेटल के पास सबसे बेस्ट टेंडेंसी है +2 से +3 में कन्वर्ट होने की। मींस यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट मींस कौन से मेटल के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे बेस्ट है, और
ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी में सामने इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, सामने इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी में सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी में रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट में से। तो फिर से हमें क्या बताना है, रिड्यूसिंग पावर बतानी है। तो रिड्यूसिंग पावर के लिए हम क्या देखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की मिनिमम वैल्यू देखते हैं। एंड यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है वो कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल ही है, क्योंकि +3 से +2 जा रहा है। ठीक है, तो इन चारों में से जो मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसका है, तो देखो यहाँ वैल्यूज है, ये है फर्स्ट वैल्यू दैट इज -0.41, तो वो किसका है, क्रोमियम का है। तो ये है क्रोमियम का। इट मींस क्रोमियम क्या होगा, इन चारों में से सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो कि +2 से +3 में सबसे आसानी से कन्वर्ट होगा। तो आंसर क्या होगा, क्रोमियम। ओके, चलिए दैट इज थर्ड ऑप्शन। समझ में क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, नोट कर लो इसको। अभी क्वेश्चन देखो, a solution contains Fe2 plus, Fe3 plus and iodide ion, that is iron ion. This solution was treated with iodine. The E naught for Fe3 plus plus Fe2 plus is 0.77 volt and for I2 to I minus equals to 0.536 volt. The favorable redox reaction is, हमें ये बताना है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें Fe2 प्लस आयन, Fe3 प्लस आयन और आयोडाइड आयन है। ओके, एंड इसमें आयोडीन, इस सॉल्यूशन में आयोडीन इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी। ठीक है, तो देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है E naught Fe3 plus slash Fe2 plus equals to 0.77 volt, means Fe3 plus का Fe2 plus में कन्वर्जन का पावर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड E naught I2 slash I minus equals to 0.536 volt. क्लियर, ये वैल्यूज हमें गिवन है। तो अभी देखो इन वैल्यूज को देखकर हमें क्या पता लग रहा है कि Fe3 प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.77 वोल्ट है और I2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.536 वोल्ट है। इट मींस Fe3 प्लस के रिड्यूस होने की टेंडेंसी आयोडीन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी से ज्यादा है। ठीक है, इट मींस Fe3 प्लस रिड्यूस होना चाहेगा एज कंपेयर टू आयोडीन। ठीक है, इट मींस यहाँ पर Fe3 प्लस कैसे एक्ट करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। यहाँ पर देखो दोनों में से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा किसकी है, इसकी है। इट मींस Fe3 प्लस विल बी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब देखो अगर Fe3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में जो लेफ्ट राइट साइड में जो स्पीसी है ये किस तरह काम करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो Fe3 प्लस का होगा रिडक्शन क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और आयोडाइड आयन का होगा ऑक्सीडेशन, मींस ऐसी रिएक्शन होगी, दैट इज Fe3 प्लस प्लस I माइनस टू गिव्स। अब देखो Fe3 प्लस इसको ऑक्सीडाइज करेगा क्योंकि उसके पास अच्छी खासी पावर है 0.77 वोल्ट की। ठीक है, Fe3 प्लस इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, खुद में लेगा एक इलेक्ट्रॉन और किसमें कन्वर्ट होगा, Fe2 प्लस में कन्वर्ट होगा। क्लियर, और ये आयोडाइड आयन जब ऑक्सीडाइज होगा तो आयोडीन में कन्वर्ट होगा, ये बनाएगा आयन। क्लियर, यहाँ पर देखो Fe3 प्लस का हो रहा है रिडक्शन और आयोडाइड आयन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है, मींस ये वाला पोर्शन एज अ कैथोड और
फिर आयोडाइड के रिस्पेक्ट में ये एज अ एनोड। फिर आप लोग ई नॉट सेल भी निकाल सकते हो उसका। ई नॉट सेल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दैट इज कैथोड 0.77 माइनस एनोड 0.536 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये रिएक्शन यहाँ पे होगी, ठीक है। तो आयोडाइड आयन का होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, I2 विल बी रिड्यूस्ड टू I माइनस, ये गलत है। फिर नो रिएक्शन, ये भी गलत है, रिएक्शन होगी क्योंकि आयोडाइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडाइड, ये होगा आंसर। फिर फर्स्ट देखो Fe2+ विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3+, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, Fe2+ ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, वो क्या रहा है Fe3+ रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग, इट मींस लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। इसको नोट कर लो। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक, निकल एंड आयरन आर -0.76 वोल्ट, -0.23 वोल्ट एंड -0.44 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द रिएक्शन x plus y2 plus 2 gives x2 plus y will be spontaneous when। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, फिर ऑप्शंस गिवन है, मींस हमें x और y डिटरमाइन करना है, क्लियर, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, तो वो इस तरीके से कि हम पता लगाएंगे कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x का हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड y2+ का हो रहा है रिडक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे जो x है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। अब अगर x रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा, इट मींस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ x should be less, क्लियर। फिर देखो y2+ का हो रहा है रिडक्शन, तो इट मींस y2+ किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मींस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ y should be more, ठीक है। तो अगर हमें ये फंडा क्लियर है तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में x का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सॉरी कम है, और y का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्लियर। एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना दिया हुआ है, -0.76 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल -0.23 वोल्ट एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन -0.44 वोल्ट। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में x जिंक है, y निकल है, तो y का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, मींस निकल का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा होना चाहिए, निकल का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा होना चाहिए, जो कि है, इट मींस ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। एक्स का रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, दैट मींस निकल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, आयरन का ज्यादा होना चाहिए, निकल का कम होना चाहिए, आयरन का ज्यादा होना चाहिए, जबकि निकल का ज्यादा है, आयरन का कम है, ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट एक्स निकल है, वाई जिंक है, एक्स का रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, निकल कम होना चाहिए, जिंक का ज्यादा होना चाहिए, जबकि उल्टा है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। फिर एक्स आयरन है, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल एक्स का कम और वाई का ज्यादा, जबकि ये ज्यादा ये कम, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, इट इज फर्स्ट ऑप्शन। समझ गए हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया। तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन आते हो, क्लियर। एंड हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, तो उसके हिसाब से कौन बनेगा एनोड, कौन बनेगा कैथोड। फिर हम इस रिएक्शन का ई नॉट सेल निकाल लेंगे और ई नॉट सेल निकालने के बाद फिर हम पता लगा लेंगे कि कौन एक्स है कौन वाई है, ठीक है। ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आया, इट मींस रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, क्लियर। नोट कर लो इसको भी।
देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें हमें ई सेल निकालना है, मींस ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है इस सेल का। अब इस सेल में देखो लेफ्ट साइड में भी कॉपर है और राइट साइड में भी कॉपर है, बस डिफरेंस किसका है, कॉपर आयन के कॉन्सेंट्रेशन का। लेफ्ट साइड में जो कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.001 और राइट साइड में जो कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.1 कैपिटल है। ठीक है, तो ये सेल किस टाइप का है, तो देखो यहाँ पे इस टाइप का थोड़ा सा हमारे पास ये जो एनोडिक हाफ सेल है उसमें जो Cu2 प्लस है उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 कैपिटल M। ओके, एंड इलेक्ट्रोड कौन सी है इसमें, कॉपर की है। क्लियर, एंड रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में भी जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर ही है एंड जो सॉल्यूशन है वो कॉपर आयन का ही है, बट इसमें Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 कैपिटल M एंड इलेक्ट्रोड कॉपर है। क्लियर, तो इस टाइप का जो गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें दोनों हाफ सेल में मींस ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में सेम टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि उसी मेटल के सॉल्यूशन में डिप होते हैं, बट उन सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है, उन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है। तो ऐसे गैल्वेनिक सेल कहलाते हैं, such type of galvanic cell are known as concentration cell, concentration cell। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल ऐसे गैल्वेनिक सेल होते हैं जिन गैल्वेनिक सेल में दोनों हाफ सेल में सेम टाइप की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, बट वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इलेक्ट्रोड्स जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है उन सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, तो उनको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्लियर, चलिए तो इसको नोट कर लेना आपको डेफिनेशन को कॉन्सेंट्रेशन सेल की जो मैंने बताई अभी। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन बनानी है, फिर उससे नेट सेल रिएक्शन बनानी है। तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो वो क्या बनेगी, देखो यहाँ पे Cu solid to gives Cu2 plus whose concentration is 0.001 plus 2 electron and reduction half reaction, reduction half reaction क्या होगी, Cu2 plus Aq, ये भी एक्वस है, प्लस 2 electrons to give Cu solid एंड यहाँ पे Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 कैपिटल M। क्लियर, तो नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी, देखो Cu solid प्लस Cu2 plus Aq having concentration 0.1 capital M to gives Cu solid plus Cu2 plus Aq having concentration 0.001 capital M। ये बन गई इक्वेशन। क्लियर, अब देखो हमारे पास अगर नेट सेल रिएक्शन होती है तो उससे हम n पता लगा सकते हैं। तो n क्या है यहाँ पर देखो, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2, n की वैल्यू 2 है एंड q इक्वल्स टू दैट इज रिएक्शन क्वेश्चन। तो ये है अपनी नेट सेल रिएक्शन। तो इस नेट सेल रिएक्शन का रिएक्शन क्वेश्चन क्या होगा, तो प्रोडक्ट साइड में ये कॉपर सॉलिड है तो 1 into फिर Cu2 प्लस Aq, तो कॉपर 2 प्लस एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.001
अपॉन फिर रिएक्टेंट साइड में Cu सॉलिड है तो 1 इंटू CO2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन 0.1। ओके, तो ये आ जाएगा Q, तो Q कितना आएगा 0.01। ओके, जैसे 0.1 1/10 10 मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, 0.01 होगा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास Q, N भी आ गया, Q भी आ गया। अब हम यूज करेंगे नर्स्ट इक्वेशन, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस, अब देखो ऑप्शंस में RT F और LN के टर्म्स में दिया हुआ है, तो यहां पर हम जो यूज करते हैं 2.303 R into T अपॉन N F log बेस 10 Q, ये यूज करते हैं ना, तो उसमें log बेस 10 है, log बेस 10 को log बेस E में कन्वर्ट करना है, मींस LN में कन्वर्ट करना है। LN इज नेचुरल लॉग, LN का मतलब होता है log बेस E, log बेस E में अगर हम इसको लिखेंगे इस इक्वेशन को, ये हो जाएगा log बेस E और 2.303 नहीं आएगा, यहाँ पर केवल क्या आएगा RT आएगा। ओके, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log बेस E, दैट इज नेचुरल लॉग, दैट इज LN। तो ये हो जाएगी इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग। क्लियर? अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। यहाँ पर कैथोड और एनोड दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो इट मींस फाइनली E नॉट सेल क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर? फिर माइनस RT अपॉन N की वैल्यू कितनी आई है 2, फिर F LN Q की वैल्यू 0.01। ठीक है, तो यहां पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। E सेल इक्वल्स टू माइनस RT अपॉन 2F LN 0.01। ओके, एंड हम इसको अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में तो कोई मैच नहीं कर रहा है, देखते हैं एक बार। देखो 1/2 है, 1/2 को अगर हम इसके पास लेके जाएंगे 0.01 के पास, तो देखो 0.01 मीन्स 10 टू द पावर ऑफ -2। ओके, अब यहाँ पे सामने 1/2 है, पूरी मैथमेटिक्स लगेगी यहाँ पर 1/2, तो 1/2 इसकी पावर में आ जाएगा, समझ रहे हो? फिर -2 into 1/2 फाइनली क्या आएगा -1 आएगा। ओके, अब 10 to the power -1 मीन्स 0.1। तो इस तरीके से घुमा फिरा के ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या आ रहा है -RT अपॉन F LN 0.1। तो कहाँ है ऑप्शन, ये रहा सेकंड ऑप्शन, -RT अपॉन F LN 0.1। क्लियर है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया हमने, सभी को समझ में आया? चलिए, तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, चलिए।